हेलो, अ बिग वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। मैं शादाब अहमद जो आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 के चैप्टर के बारे में, सेल के बारे में। क्योंकि आप लोग का कमेंट था कि सर क्लास 9 का वीडियो बनाइए, तो आपके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आज हमने सोचा है कि क्लास 9 का भी वीडियो बना दिया जाए। तो बाबू आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर जो सेल के बारे में। तो सेल होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। सेल को कहा जाता है इंग्लिश टर्म में जो लिखा हुआ है, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच परफॉर्म ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यानी कि यह शरीर का वह सबसे छोटा से छोटा अंग होता है जो हर एक काम को करता है जो पूरा शरीर करता है। वह सबसे छोटा से छोटा पार्ट वो हर एक काम को करता है जो पूरा शरीर करता है। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। सबके माइंड में ये रहता है ये शरीर का सबसे छोटा है। शरीर का सबसे छोटा नहीं होता, शरीर का वह सबसे छोटा पार्ट होता है, वो हर एक काम को करता है। ये नहीं कि छोटा, इससे छोटा तो ब्रेन के न्यूरॉन भी होते हैं, लेकिन ये शरीर का वह छोटा सबसे छोटा अंग होता है जो सारे कार्य को करता है जो पूरा शरीर करता है। जैसे शरीर में पूरे क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी का। उसी तरीके से प्रत्येक कोशिका के अंदर वो सारी क्रियाएं होती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बात करेंगे कि सेल की खोज यानी सेल की डिस्कवरी किसने की, तो मोस्टली इनका नाम आता है, एक साहब थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में 1665 ईस्वी में सेल की क्या की थी, खोज की थी। और किस सेल की खोज की? इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। किस सेल की खोज की थी? डेड सेल। इन्होंने क्या की थी? सेल की खोज की थी। अगर बात की जाए लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो लिविंग सेल की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने। कहीं पे एएनटीओ स्पेलिंग में एएनटीओएनवाई लिखा हुआ है, कहीं पे आई लिखा हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ 1674 में 1674 ईस्वी में क्या कहता है, इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। अब बात करते हैं जो नॉन लिविंग सेल की खोज कैसे हुई। तो नॉन लिविंग सेल की खोज हुआ क्या कि जो साहब थे रॉबर्ट हुक साहब थे, इन्होंने क्या किया कि ट्री का बार्क लिया, यानी पेड़ की जो थी छाल, जिसको हम कॉर्क कहते हैं, उसको लिया। इन्होंने अपने हाथों से क्या कहता है 3 लेंस वाला माइक्रोस्कोप बनाया था, और उस माइक्रोस्कोप में क्या किया, इन्होंने उस कॉर्क का सेक्शन कटिंग किया और उसमें देखा। तो उसमें देखा तो इनको बेंजीन रिंग जैसी संरचनाएं दिखाई गई, पेंटागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दिए। और ये जिस शहर में रहते थे, जहाँ पे फॉरेन कंट्री में थे, वहां पे उस जमाने में क्रिश्चियन का घर कुछ इस आकार का ही रहता था। तो उस जमाने में ऐसे मकानों को वहां पे सेला बोला जाता था। अब इन्होंने क्या किया, जब देखा कि ऐसा ही संरचना दिखाई दे रहा है, तो उनके माइंड में ये नामकरण के लिए ध्यान आया। इन्होंने क्या किया, उसका ए हटा करके इसको सेल नाम दे दिया। और बाकी एनसीईआरटी में आपने ओनियन पील का वगैरह दिया हुआ है, वो भी सही है, लेकिन जो ऑथेंटिक जो एनसीईआरटी वही माना जाएगा। लेकिन जो नाम उन्होंने दिया था सेला शब्द से ही सेल शब्द का नाम। और सेला उस जमाने में जो मकान हुआ करते थे, जो उनके आसपास के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के दिखाई देते पेंटागोनल, जिसकी वजह से उसका नाम सेल पड़ गया। अब हम आगे बात करते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल मान लिया जाए, हमने बता दिया है कि सेल क्या होते हैं, ये शरीर का वह छोटा से छोटा अंग होता है, वो हर एक काम को करता है जो पूरी शरीर करती है। तो बात करेंगे टाइप ऑफ सेल की। तो टाइप ऑफ सेल 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। अब बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, तो टर्म से क्लियर हो जाएगा। प्रो मींस होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब होता है कैरियन। कैरियन बराबर होता है क्या, न्यूक्लियर। प्रो मींस होता है प्रिमिटिव और कैरियन बराबर होता है न्यूक्लियस।
बात करते हैं यूनिस होता है ट्रू, कैरियन बराबर होता है न्यूक्लियस। अब इन दोनों का अंतर क्या है समझने का, तो समझ लीजिए अच्छे से। ट्रू मींस होता है प्रिमिटिव, मतलब अनडेवलप, अनडेवलप का मतलब होता है अविकसित, यानी जिसके अंदर सेल के सेल ऑर्गेनेल्स विल डेवलप ना पाए जाए, ऐसे एनिमल के सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे वायरस हुआ आपका, बैक्टीरिया हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो जैसे हम हो गए, डॉग हो गया, बैट्स हो गया, चमगादड़ जिसको कहते हैं, ये सारे जो हायर एनिमल, जो वर्टिब्रेट एनिमल, उनके अंदर क्या होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ऐसे ह्यूमन की बॉडी हो गई या ऐसे एनिमल जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है और उसके सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई सेल है, तो सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के साथ साथ उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गाल्जी बॉडी होगा, वैक्यूल होगा, सेंट्रियोल होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम। यानी अगर इतना सेल ऑर्गेनेल्स किसी एनिमल की बॉडी में पाया जा रहा है, यानी कि वो कौन सा सेल होगा, यूकैरियोटिक सेल होगा। कैसा होगा, यूकैरियोटिक। अब ऐसा सेल जिसके अंदर कुछ ही सेल ऑर्गेनल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, 70S राइबोसोम पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन होगी और क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। यानी बहुत कम सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, वेल डेवलप क्या होंगे, उसके ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे, ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब देखिए दो अंतर समझे एनिमल सेल में और प्लांट सेल के अंदर में। तो जो प्लांट के सेल होते हैं, उनका जो बाहरी वाला जो लेयर होता है वो मोटा होता है, जो किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। और लेकिन एनिमल के सेल में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। जैसे कि मोस्टली जो चीजें बनी होती हैं वो सेल क्या होती है, सेलुलोज। जैसे हमारा कपड़ा हो गया, वायलेट हो गया, नोट हो गया, ये सब सारे किसके हैं, सेल। और वो किस सेल का बनता है, हेमी सेलुलोज का बना हुआ होता है। ये एनिमल और प्लांट का बिल्कुल क्लियर कट जो होता है सेल का डिफरेंशिएशन होता है कि एनिमल सेल के और अंदर या उसके लेयरिंग में सेलुलोज नहीं पाए जाते और प्लांट के सेल में सेलुलोज पाया जाता है। पहला अंतर अच्छा। अब हम बात करते हैं कि जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में और क्या अंतर है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड मटेरियल पाया जाएगा, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जो ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो आप देखे होंगे, एक सपोजर में बात करके, अगर एक बाल्टी में ढेर सारे बर्तन रख के और उसको लेकर के दौड़ दिया जाए, तो क्या होंगे, उसमें चम्मच वगैरह आपस में टकरा करके डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो खुदा ने क्या किया, भगवान ने ऊपर वाले ने, कि जब इतने सेल ऑर्गेनेल्स दिए तो उसमें लिक्विड फ्लूइड डाला। उस लिक्विड फ्लूइड को क्या कहते हैं, प्लाज्म कहते हैं। और ये किसमें डाला गया, सेल के अंदर उन्होंने डाला, इसलिए उसको नाम बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इसका काम क्या करता है, काम क्या होता है, साइटोप्लाज्म, साइटो बराबर होता है सेल, प्लाज्म ना होता है लिक्विड। यानी कि जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनके अंदर लिक्विड मटेरियल डाल दिया ताकि आपस में ये सेल ऑर्गेनेल्स टकराए ना, और अगर टकराएंगे तो नष्ट हो। जैसे आपने देखा होगा बाइक जो होता है उसके अंदर जो नीचे गियर लगाने वाला बॉक्स होता है उसके अंदर हमेशा मोबिल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि जब वो चलेगा तो आपस में टकराएगा तो उसके जो पार्ट है वो टूट जाएंगे। इसलिए खुदा ने इंसानों के अंदर या जो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या किया, लिक्विड मटेरियल को भर दिया ताकि आपस में सेल ऑर्गेनेल्स न टकराएं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, एटीपी का फॉर्मेशन करना और एटीपी को कलेक्ट करना, जो गोल्गी बॉडी को देता है। और वैक्यूल क्या करता है, जो लिक्विड वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं उसको कलेक्ट कर लेता है। सेंट्रियोल के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल क्या करता है, कोई नई सेल जो बनती है उसको डिवाइड करने का काम करता है और नई सेल को बनाने का काम करता है। अगर सेंट्रियोल नहीं, इसलिए आपको पता होगा कि बर्थ से पहले जो न्यूरॉन सेल है वो बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है। और आप लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन में अच्छे में, जो क्लास हायर स्टैंडर्ड है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए दो सेल हैं जिनके अंदर सेंट्रियोल बाद में नहीं पाया जाता। एक होती है न्यूरॉन सेल जिसके अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया, और सेंट्रियोल के पास एक एबिलिटी होती है सेल को डिवाइड करने की। इसलिए जब बच्चा बर्थ हो जाता है उसके बाद न्यूरॉन सेल्स नहीं बनती है। बर्थ से पहले न्यूरॉन सेल्स बनना होती है, वो जितना बनना रहती है बन जाता है। और दूसरा होगा जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब जो सेक्स से रिलेटेड जो कोशिकाएं होती हैं उसे जर्म सेल कहते हैं। जैसे कि बॉयज का होना या गर्ल्स का होना, जो भी डिवाइडेशन होना रहेगा वो एम्ब्रियो से पहले ही होना रहेगा, वो हो जाएगा बर्थ के बाद, कोई इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती।
उसका सीधा सीधा कौन होता है, सेंट्रियोल से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये सब क्या करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, पोर बनाते हैं, जिसके द्वारा क्या कहते हैं, रफ एक होता है और एक होता है स्मूथ, और एक होता है लाइसोसोम। जिसमें मान लीजिए जब शरीर की कोई कोशिका डेड हो जाती है या खराब हो जाती है तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको मार करके हटाने का काम करता है।